हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एमएससी एंट्रेंस के लिए 2019 के पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किए थे कुछ क्वेश्चंस। आज का जो लेक्चर है इसमें हम उसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, जैसा कि आप लोगों ने जामिया का देखा होगा या एएमयू का देखा है या एचसीयू का देखा है, जो कि मैंने आपको कराए भी हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एग्जाम के लिए और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा बूस्ट कीजिए। अपनी जो किताबें हैं उन्हें वापस से उठाइए। अदरवाइज जो मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द रेशो ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है 2kp/r³, जहां पर p जो होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट। और अगर मैं इक्वेटोरियल के लिए बात करूं, इसके लिए बात करूं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r³। हमें इन दोनों का रेशो पूछा है, तो हमें रेशो पूछा गया है एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल ना। हमें रेशो पूछा गया है एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा sec 2। तो ये आपको तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद है ना। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पैरेलल। तो इलेक्ट्रॉन्स की 2 स्ट्रीम्स जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेम चार्ज हो गए। तो सेम चार्ज हमें बहुत अच्छे से पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है, सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब है काई की वैल्यू, सस्पेक्टेबिलिटी जिनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो काई ग्रेटर देन 1 जिनका हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो देखो, मान लो ये एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो पोजीशन इंडिपेंडेंट हो, जो पोजीशन पर डिपेंडेंट ना हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कोई डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ इसकी लेंथ है एल, यहाँ पर इस पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि डाइपोल के ऊपर जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका नेचर अपोजिट होता है। यानी कि अगर ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा क्यू ई पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों जो फोर्स हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेट सपोज एक F1 है और एक F2 है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी 0। क्यों आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब ये दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और दो पैरेलल फोर्स है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, कपल बना देते हैं। कपल बना देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P क्रॉस ई। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P क्रॉस ई, यानी कि P साइन थीटा। तो यदि कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसमें केवल और केवल टॉर्क आएगा। और अगर यहाँ पर होता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, अगर यहाँ पर होता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में यहाँ पर टॉर्क भी आएगा और साथ ही साथ फोर्स भी आएगा। और अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर केवल और केवल क्या आएगा, टॉर्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसके 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसको बीच में से कट कर दिया तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है यहाँ पर जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ है। तो पोल स्ट्रेंथ जो है इसकी वो अनचेंज रहेगी। यानी कि आप इसको कट कर दोगे तो वापस से वो पोल बन जाएंगे। ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगी। हालांकि अगर हमें कहा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट ठीक उसी तरह से जिस तरह से डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर, उनके बीच की डिस्टेंस
इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस हाफ हो गई तो साफ साफ दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पर पोल स्ट्रेंथ जो है वो अनचेंज रहेगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, हालांकि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ये जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी, मतलब किसी भी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने एक बैच रन किया हुआ है, दैट इज नॉन एज अभ्यास 2.0 बैच। अभ्यास बैच इस नाम से ये बैच क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। 1000 प्लस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं अलॉन्ग विद PYQs ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आपको जामिया के, AMU के, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के और भी जितने मेरे पास PYQs हैं, लाइक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, उसके अलावा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, CPAT ओडिशा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के PYQs अपडेटेड मिलेंगे आपको, अपलोड मिलेंगे, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो सके। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, किसी भी MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप। निंजा प्रेप ऐप आप डाउनलोड करेंगे बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, और ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर जाके अभ्यास 2.0 बैच आप सर्च करना, ये बैच आप ज्वाइन करना। इस बैच का जो प्राइस है केवल और केवल 1700 रुपीज़ है, जिसमें आपको ये सारा मटेरियल मिल जाता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बोला गया है टू शील्ड एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड करने के लिए जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे कैबिनेट में रखा जाता है। देखो, एक क्लोज लूप के लिए, और अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है 0 होती है क्लोज लूप के लिए। अब यदि मैं इंस्ट्रूमेंट को मैं आयरन बॉडी के अंदर प्लेस कर दूं, आयरन बॉडी, तो आयरन बॉडी के अंदर प्लेस कर दूंगा तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। आयरन बॉडी का मतलब यहां पर क्या हो गया, मेटल, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 न्यूटन पर कूलम, और जो फ्लक्स हमें दिया है वो दिया है 41 पहले केस में। सेकंड केस में हमें φ2 निकालना है, और E की जो वैल्यू है, E2 की वैल्यू वो है 10। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे φ1 अपॉन φ2, और ये हो जाएगा E1 अपॉन E2। φ1 की जो वैल्यू है वो है 40, और φ2 आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। E1 की वैल्यू है 5 और ये है 10, तो यहाँ से φ2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 80। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लेंथ ऑफ मीटर स्टिक मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ व्हेन इट्स मास इज 1.5 टाइम्स। तो मास जो है वो 1.5 टाइम्स है इनिशियल मास का। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, हमने वैल्यू रखी m0 ऑन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस m0। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई गामा की, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। गामा क्या होता है, गामा होता है हमारे पास 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये गामा कहलाता है। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो नॉर्मल लेंथ ऑन गामा, जो लेंथ है हमें मूविंग फ्रेम से कम नजर आती है। ठीक है, तो L0 की जो वैल्यू है वो है 1 मीटर स्टिक है, तो मीटर स्टिक का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, और गामा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1.5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम ओबेज द लॉ। तो वहां जो लॉ लगता है टी स्क्वायर लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, विच इज ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है तो उस टाइम, दोनों टाइम वो एक्सेलरेशन में रहता है। जब वो एक्सेलरेशन में रहेगा तो इसका मतलब वो कौन से फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में।
नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। रीजन इसका क्या है? रीजन ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट is in acceleration, aircraft is in acceleration, therefore it is in non inertial frame, it is in non inertial frame, इसलिए ये कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला रेडियस ऑफ कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो रेडियस ऑफ कार्बन एटम डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए रिलेशन हो गया √3/4 और ये ए का मतलब हो गया एज और ये हो गया 2r। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 16√3, तो ये हो गया √3/4 और 16√3 और 2r। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 6 nm, विच इज ऑप्शन ए। The continuous component X-ray spectrum owes its origin to photoelectric effect। जो रिवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से कंटिन्यूस कंपोनेंट जो है, दो तरह के एक्सरे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस रिवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वेल डिफाइंड वैन फंक्शन, वेल डिफाइंड के लिए कंडीशंस क्या क्या है? एक तो वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा स्पेस के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस होना चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में वो किस जगह पर कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑलवेज अ रियल फंक्शन और ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द मूविंग पार्टिकल कन्फाइंड इन, देखो इसके लिए इक्वेशन जो बनती है वो बनती है E = n² h² / 2ma²। अब यहाँ पर नेगेटिव तो किसी भी हालत में जाएगी, तो क्वांटाइज नेगेटिव एनर्जी स्टेट, ये गलत हो गया। ग्राउंड स्टेट यानी कि n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, तो ग्राउंड स्टेट जो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, ये सही है। क्वांटाइज वेव फंक्शन डिफाइनिंग, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएगी अलग अलग स्टेट की, और क्वांटाइज पॉजिटिव एनर्जी स्टेट, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमारे पास 5 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है सरफेस, एक होती है असिमेट्रिक, एक होती है कूलम, के अलावा एक एनर्जी होती है, एक मिनट रुकना, एक होती है पेयरिंग एनर्जी और एक होती है कूलम एनर्जी, लिख लिया मैंने, वॉल्यूम एनर्जी, है ना, वॉल्यूम एनर्जी और एक होती है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। ये हाइजेनबर्ग एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पर नहीं होती, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर द अल्फा डीके फ्रॉम नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये अल्फा डीके का क्वेश्चन है, जिसमें अल्फा डीके 200 से ऊपर जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर 200 से ज़्यादा है, सब में अल्फा डीके होगा। उसके बाद एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड, इनकी जो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एमिटेड होते हैं जिनकी हाफ लाइफ, जो लाइफ है वो हाफ लाइफ से भी कम हो, शॉर्टर, जितनी ज़्यादा शॉर्ट लाइफ होगी उतने ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ये भी सही है। उसके बाद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल टेक्स प्लेस फॉलोइंग टनलिंग ऑफ बैरियर, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है इसका वो गड़बड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो न्यूट्रिनो से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है? पहला तो इसका जो नियर मास जो है वो नियरली 0 के बराबर होता है। इसका जो चार्ज है उसके अंदर चार्ज नहीं होता। इसकी स्पिन 1/2 होती है, तो इसका ये ऑप्शन गलत है ना। इंटीग्रल स्पिन इसकी नहीं होगी, स्पिन इसकी कितनी होती है? हाफ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब रेडियो एक्टिव स्पेसिमेन, अब रेडियो एक्टिव स्पेसिमेन के लिए A/A0 = 1/2 और ये T/T½ ये फॉर्मूला लगा दो। 1/2, टी की वैल्यू कितनी है? 3 आवर्स, तो ये 3 हो गया अपॉन 1, तो ये हो गया 1/8। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4/8। सॉल्व हम इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1250। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1250। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो पंजाब यूनिवर्सिटी 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। होपफुली जितने भी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है क्योंकि एग्जाम जो होना है वो जून में होना है, 16 जून को।
तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।